आज हम कॉरपोरेट एंड ऑडिटिंग की स्ट्रेटेजी देखेंगे और मार्क माय वर्ड्स, आप इसमें 60 नहीं तो 70 प्लस तो आराम से जा सकते हैं। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं आती कॉरपोरेट एंड ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी में। मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट में कौन सा चैप्टर छोड़ना है और आपको कॉरपोरेट में कौन सा चैप्टर करना है, कौन से नहीं करने हैं, वो भी बताऊंगा। पूरा पूरा डिटेल एनालिसिस होगा ये। मैंने एमसीक्यू का भी ब्रेक डाउन कर दिया है कि कौन से एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, किधर से आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, तो सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू देखने के बाद मुझे लगा, 2 अटेम्प्ट का एमसीक्यू देखा मैंने, मोस्ट कॉमन चीज़ देखी मैंने कि मॉड्यूल 1 से 2 एमसीक्यू आता है। ठीक है, मॉड्यूल 1 से 2 एमसीक्यू, कैश फ्लो से 1 एमसीक्यू आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट से 1 एमसीक्यू आता है, इंश्योरेंस से 1 या फिर 2 मतलब एमसीक्यू आ जाता है। इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी किधर से भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ मैंने ज़्यादातर अभी इंश्योरेंस, आई थिंक सो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग से ही एक एक आया है। ठीक है, 1 2 आ सकते हैं आराम से, और इंडियन एएस से 1 एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद में हम ऑडिट में देखता हूँ मैं, तो ऑडिट में मॉड्यूल 6 जो है उसमें 2 एमसीक्यू आते हैं, और मॉड्यूल 7 जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसमें से 4 एमसीक्यू आते हैं। तो आप अगर छोड़ने का सोच रहे हो कोई चैप्टर, तो आप छोड़ नहीं सकते। आपको ऑडिटिंग का रीडिंग लगा के ही जाना है, आपको कॉरपोरेट का पूरा रीड आउट करके ही जाना है। यहाँ पे ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स का भी 2 एमसीक्यू आता है, तो ऑडिट एक मेजर पार्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, ऑडिट का जो एमसीक्यू बैंक है इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया हुआ उसको पढ़ना है, या फिर आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग करनी है और स्टडी मटेरियल के पीछे के क्वेश्चन जो है ना वो वाले आपको सॉल्व करने हैं, या फिर आपको देख के जाना है एग्जाम के पहले पहले, तो आपका एमसीक्यू क्लियर आउट हो जाएगा। कॉर्पोरेट का एमसीक्यू तो आप संभाल लोगे इजीली, बट ऑडिटिंग का एमसीक्यू संभालने के लिए आपको रीडिंग की ज़रूरत है। और मैंने मोस्ट कॉमन एमसीक्यू देखा है कि वो ऐसे के बारे में पूछता है कि भाई बताओ कि एसए 230 का क्या मतलब है, या फिर एसए 550 का क्या मतलब है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का नंबर क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ का, तो इसके बारे में एक एमसीक्यू होता है। या फिर कॉस्ट ऑडिट का फॉर्म बता दिया कि भाई फॉर्म बता इसका क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, ADT 1 का फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में बता। इस तरह के एमसीक्यू आ जाते हैं अपने को। नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट में से एक एमसीक्यू आ जाता है कि मतलब डिस्क्लेमर ओपिनियन आ गया, नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन का एक एमसीक्यू आ गया, तो किसी में से एमसीक्यू आ जाता है। और डिफरेंट अंडरटेकिंग में से कॉरपोरेट सोसाइटी से एमसीक्यू आ जाता है, अदरवाइज गवर्नमेंट कंपनी से, सॉरी गवर्नमेंट से एमसीक्यू आ जाता है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो उसमें से भी ऑडिट, सॉरी इसमें से भी एमसीक्यू आ जाता है। अभी क्वेश्चंस में आएंगे हम लोग, तो क्वेश्चंस में देखोगे तो मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन पूरा आता है। पूरा मॉड्यूल 1 क्वेश्चन नंबर 2 पे समर्पित कर दिया है। ठीक है, पूरा मतलब यहाँ पे मोस्ट कॉमनली मैंने राइट शेयर्स और अंडर राइटर्स को देखा है, तो अंडर राइटर और राइट शेयर्स को आपको करके ही जाना है। राइट शेयर जो है ना वो पिछले 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, पिछले 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, इस अटेम्प्ट में आने के भी चांसेस है। रिस्क मत लेना, करके जाना, अदरवाइज आ गया ना तो खाली फुकट का गिल्ट होगा तुम्हें, तो इसकी वजह से करके जाना। करने में क्या प्रॉब्लम है, इजी चैप्टर है वैसे भी। मॉड्यूल 1 आपको पूरा करना है। मॉड्यूल 1 में से मोस्टली कंपनी अकाउंट्स में से ही आता है, मतलब वो फॉरफिटेड शेयर्स हो गया, नहीं तो रीसेल ऑफ शेयर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उधर से आएगा, नहीं तो वो प्रेफरेंस शेयर से आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वो डिवीजन 1 करना है। डिवीजन 1 करना है, डिवीजन 2 और 3 अपने को एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज वो पढ़ना है, दैट्स इट। बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ये दोनों बनाने को बोलता है वो, तो वो डिवीजन 1 का ही होता है। तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ना स्टडी मटेरियल में, वो सब के सबके क्वेश्चन देख के जाना है, वो सब क्वेश्चन के एडजस्टमेंट देख के जाना है, और आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए अच्छे से। क्या है ना, अगर आपको फॉर्मेट याद हुआ ना और आपने एडजस्टमेंट गलत भी कर दिया ना, तो भी आप समवेयर अराउंड 8 नहीं तो 10 मार्क्स तो ले ही लोगे आराम से, ऐसा मेरा मानना है। स्टेप मार्किंग होती है, जैसे कि मैंने मेरी सर्टिफाइड कॉपीज दिखाई, वहाँ पे मुझे स्टेप मार्किंग बहुत मिली है, तो आपको भी वैसे करना है। उसके बाद आते हैं बैंकिंग में, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। मुझे इस बार लगता है कि बैंकिंग में से नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी में से, दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। इंश्योरेंस का पिछली बार भी आया था, उसके पिछली बार भी आया था, तो इंश्योरेंस को थोड़ा रेस्ट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो बैंकिंग का क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों में से किसी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन क्या आ सकता है बैंकिंग में से इस बार, मुझे लगता है जो कि है ना, सिक्योर एंड अनसिक्योर एडवांसेस प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, सब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एसेट्स, वो वाला क्वेश्चन रहता है नहीं का, वो करके जाना चाहिए 7 मार्क्स के लिए। वो परफेक्ट है, क्योंकि क्या है ना, उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी रिबेट ऑन बिल, वो पहले ही उन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मुझे इस बार लगता है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे
प्रोविजंस पे। प्रोविजंस में मतलब कौन से प्रोविजन, सिक्योर एंड अनसिक्योर एडवांसेस, जो कि लोन दिया जाता है और वो लोन रिकवर नहीं होता है तो बैंक को क्या करना पड़ता है, मतलब प्रोविजन लगाना पड़ता है। तो वो प्रोविजंस के रेट्स करके जाना, क्योंकि वो रेट्स है ना आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पूरा करके जाना है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, रट्टा चाहिए तो रट्टा मारो, कुछ भी करो बट करके जाओ वो पूरा कॉन्सेप्ट। और उसमें है ना ईसीजीसी का कॉन्सेप्ट भी लगता है कि भाई हाँ इन्होंने ईसीजीसी लिया था तो ईसीजीसी का कवर अप हो गया, तो वो कॉन्सेप्ट भी करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 1-2 मार्क्स कट सकता है, वो देख लेना। बैंकिंग का आपको अच्छे से आता होगा तो आपको पता ही होगा मैं किस बारे में बात करता हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस में आपको क्लेम का करके जाना है, वो क्लेम का जो भी क्वेश्चन है वो करके जाना है। इलेक्ट्रिसिटी में वो वर्किंग कैपिटल हो गया, अदरवाइज वो आरओआई निकालना हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो भी है वो निकालना हो गया, तो वो करके जाना है अपने को। हमें पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। यस, उसके शेड्यूल अपने को पता होने चाहिए कि कौन सा शेड्यूल कौन से नंबर पे है, कौन से शेड्यूल के मतलब कौन सा शेड्यूल का क्या नाम है वो पता होना चाहिए। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद में मैं बताता हूँ कि इंडियन एयर्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखोगे तो यहाँ पे इंडियन एयर्स 33 बार बार पूछा गया है, 2 बार, इस बार भी आ सकता है, चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि क्या है ना, जो भी इंडियन एयर्स दिए है ना उन्होंने अपने बुक में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बुक में जो इंडियन एयर्स दिए हैं वो छोटे छोटे इंडियन एयर्स है। अगर इंडियन एयर्स 2 को छोड़ा जाए, इन्वेंट्री को छोड़ा जाए, इंडियन एयर्स 2 को छोड़ा जाए तो इंडियन एयर्स 33 ही मुझे दावेदार लगता है, जो कि भाई बार बार आने के चांसेस रखता है। और उसके साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलता है, जो कि पिछले साल का कैश फ्लो, मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट देगा, इस साल का बैलेंस शीट देगा और कंपेयर करके अपने को कैश फ्लो निकालना है। तो इजी 7 मार्क्स है, यहाँ पे पूरा मार्क्स लेने की चांसेस है। स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग लेने की कोशिश कर लेना। अब आते हैं ऑडिट वाले चैप्टर पे। तो ऑडिट में करना क्या है, तो मैंने सबसे कॉमन क्या देखा था, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है वो सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 7। और चैप्टर 7 में भी जो भी है ना आइटम्स, मतलब आइटम्स मीन्स लाइक पीपीयू हो गया, इन्वेंट्री हो गया, डिविडेंड हो गया, ऐसे जो आइटम्स है, बैलेंस शीट के जो आइटम्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स है, उनको आप नहीं भी करके जाओ ना, फिर भी आप चैप्टर 7 को ईजिली कवर अप कर सकते हो। मतलब ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं, जॉइंट ऑडिटर के प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसको करके जाना, वरना ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के बारे में बताओ। तो बहुत कुछ कंटेंट है चैप्टर 7 में। और चैप्टर 7 है ना सब जगह पे आता है, मतलब तीनों क्वेश्चंस में आता है, 6, 7, 8 इन तीनों क्वेश्चंस में आता है। अब आपको पूरा चैप्टर 7 करना है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 7 आता है, एक्सेप्ट क्या बोला है मैंने, ऑडिट ऑफ स्पेशल आइटम्स, जो भी आइटम्स है ना, जो भी बताया मैंने, इन्वेंटरीज हो गया, पीपी हो गया, इनको छोड़ के जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्पेशल आइटम जो बोला ना मैंने, इन्वेंटरी है वो पीपी, इनको ऑडिट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई बता इसका ऑडिट कैसे किया जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि मुझे बताओ इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे किया जा सकता है। तो वो इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे किया जा सकता है, अपने को क्या है, ठोक के लिखना है, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठोक के लिखा फिर भी मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको आता है तो आप वो करो, मैं सजेस्ट करूंगा कि करना चाहिए। मतलब देखा आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा अच्छे से क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद में चैप्टर 7 का प्रोविजन वाला क्वेश्चन आता है, मतलब कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्रेटरियल ऑडिटर का रिक्वायरमेंट बताओ, नहीं तो मतलब जो भी मैंने बोला ना वो वाले सब चैप्टर आ सकते हैं। चैप्टर 7 में से कुछ भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन ऐसे है कि चैप्टर 7 में से कुछ भी आ सकता है, आपको चैप्टर 7 छोड़ना ही नहीं है। एमसीक्यू पर्पज़ के लिए तो वो भाई तो 8 मार्क्स का है। तो ऐसे समझ के चलो कि आप चैप्टर 7 को छोड़ रहे हो तो आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, ऑडिट में 60+ भी नहीं आएंगे आपके, फिर तो आपको चैप्टर 7 छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने को चैप्टर 8 दिखता है। चैप्टर 8 में क्या है, डिफरेंट एंटिटीज है, लाइक होटल हो गया, वरना कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गई, स्कूल हो गया, एनजीओ हो गया है, इनका हम कैसे ऑडिट करेंगे, इनका ऑडिट कैसे करेंगे, पूरा ठोकने वाला सब्जेक्ट है ये, पूरा 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 पूरा। इसमें जो तुम्हें याद आता है, जो तुम्हें लगता है वो डाल दो, जितना भी नॉलेज है, जितना भी तुम्हें नॉलेज है ना वो सब कुछ डाल दो यहाँ पे। ऑडिट का, इसका ऑडिट करना है, होटल में खाने का ऑडिट करना है, रॉ मटेरियल का ऑडिट करना है, वर्किंग प्रोग्रेस का ऑडिट करना है, जो करना है वो करो, होटल के रूम का ऑडिट करना है कुछ भी डाल सकते हो, हमें रेंट का ऑडिट करना है तो
होटल हो तो रेंट भी आएगा ना, रेस्टोरेंट हो तो नहीं आएगा। ऐसा मतलब आपको ऑडिट करना आना चाहिए पर्टिकुलर चीज़ का। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोल दिया तो मेंटेनेंस कॉस्ट का ऑडिट करना है कि भाई बिल्डिंग का मेंटेनेंस सही है कि नहीं, फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, कुछ मतलब पेपर सही है कि नहीं। अगर मान लो कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट है तो वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आप ठोक सकते हो, आराम से ठोक सकते हो। पूरा ठोकने वाला सब्जेक्ट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। अदरवाइज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 करो, क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ दो। इन दोनों में से कुछ मतलब आपकी चॉइस है किसको छोड़ना है। मुझे तो थियरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं चैप्टर अपना क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों को छोड़ने वाला हूँ और यहाँ पे बढ़िया सा ठोकने वाला हूँ, मज़ा आएगा ठोकने के लिए। तो मैं ऑडिट का यही क्वेश्चन करूँगा, सिर्फ दैट्स इट। बाकी मैं क्वेश्चन कोई छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब इन दोनों को छोड़ ही दूंगा। पूरा ऑडिट मैंने छोड़ दिया है फॉर द पर्पस, मैंने रीड आउट किया है, कॉन्सेप्ट की रीड आउट किया है बिकॉज ऑफ एमसीक्यू पर्पस, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं किया है मैंने उधर का। तो आपको बता दूं कि ये वाला आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। इधर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, इधर सब कुछ सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ऑडिट ही सॉल्व करो। जो भी थियरी है ना वो अगर दिमाग से एक बार चला गया ना तो मज़ा आ जाता है। और आपको यहाँ पे बता दूँ, मॉड्यूल 6 में जो 2 एमसीक्यू आते हैं ना उसमें से एक एमसीक्यू ऑडिट रिस्क का होता है, नहीं तो ऑडिट एविडेंस का होता है, नहीं तो ऑडिट ट्रायल का होता है। तो इस तरह से एमसीक्यू आ जाता है। ऑडिट रिस्क का तो आप मान के चलो कि आएगा ही आएगा, नहीं तो इंटरनल कंट्रोल का। इन दोनों में से किसी ना किसी का तो आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया ना तब मैंने फाइंड आउट किया कि ऑडिट रिस्क का तो भाई काफ़ी आ रहा है, 2 बार आया। तो मैंने सोचा कि यार ये आ सकता है। तो यही स्ट्रैटेजी है कॉर्पोरेट एंड ऑडिटिंग की, ठीक है। तो इस तरह से आप पेपर करोगे तो 70+ तो आराम से जाओगे। और हाँ, एमसीक्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करना, क्योंकि स्टेप मार्किंग है तो आराम से 60+ जा सकते हो, ठीक है। 70+ जाना है तो आपको 30 और तो 30 चाहिए एमसीक्यू में। और अगर एमसीक्यू में गलती हुआ ना तो आप 60+ तक जा सकते हो आराम से, अगर इन आपने ये चैप्टर सही से किए होंगे तो आपकी प्रेफरेंस है, आपको क्या करना है। मैंने मेरी प्रेफरेंस बता दी, ये क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला हूँ और 7 और 6 इनको छोड़ देने वाला हूँ। तो आपकी चॉइस है, आप क्या करने वाले हो वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में छोड़ने वाला हूँ, बाकी का मैं करने वाला हूँ। दैट्स फ्रॉम माई साइड। एंड बाकी की और एक वीडियो में लाऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा, और एक वीडियो लाऊंगा उसके बारे में, ठीक ठाक आपको करके दूंगा। थैंक यू, बाय।